हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्योंकि इंटरव्यू Yes. में 50 आउट ऑफ 50, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, बट 50 आउट ऑफ 50 इज नॉट जस्ट अ जोक, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी का भी आ ही जाता है। कुछ स्पेशल प्रिपरेशन था या कुछ और था? व्हाट यू वुड लाइक टू टेल मी कि भाई वहां पे इस तरह के और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो ट्रिकी टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जो फंसे और उसका आपने समझदारी से जवाब दिया, जिसके कारण ये 50 आउट ऑफ 50 हमें देखने को मिल रहा है। संदीप, hello everyone, welcome to textbook.com. I am Aditya Ashtikar, your host for this show of success story. आज मेरे साथ है संदीप सिंह, जो कि 50 आउट ऑफ 50 इंटरव्यू में लेकर आए हैं। 50 आउट ऑफ 50 तो ये तो फाइनल जर्नी का कह सकते हो, फाइनल पार्ट है, बट वेयर डिड ही गेन दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, या और भी चीजें कैसे रही उनकी पूरी की पूरी ये जर्नी, वो सब हम जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संदीप सिंह जो कि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आया, एसबीआई पीओ फाइनल रिजल्ट आया इनफैक्ट। तो उसमें देर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव बीन सिलेक्टेड। अभी राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, तो ये सेशन रिकॉर्ड करते समय मेरा जो एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आया था, वो 23 स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड टिल नाउ, एंड द आवर टीम इज स्टिल गोइंग ऑन। भाई अभी भी स्टूडेंट्स जो है काफी स्टूडेंट्स है जो बाद में बता रहे हैं या बता रहे हैं, उनका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, अभी तक 23 हुआ है एंड वी होप कि अभी और भी ये नंबर बढ़ेगा। राइट नाउ संदीप सिंह जो मेरे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से, तो संदीप सिंह ये इन्होंने अपनी जर्नी जो शुरू की थी वो एज ए फॉर एसबीआई पी, उन्होंने क्या क्या किया वो सब चीजें हम जानेंगे। बीटेक किया था इन्होंने एंड देन एमबीए, और उसके बाद इन्होंने प्राइवेट जॉब भी की है जो कि इंश्योरेंस फील्ड में था, मतलब आईसीआईसीआई के इंश्योरेंस फील्ड में ये लोग ये थे। तो उधर से फिर कैसे इन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट हुए या कहो यहाँ पे इन्होंने अपना एम लिया, वो सब हम जानेंगे यहाँ पे आज संदीप से। तो hello Sandeep, welcome to the show, and first of all I would like to congratulate you from my side as well as on the behalf of the entire textbook team कि आपने SBI PO qualify Thank किया है संदीप। thank you very much, sir. Thank you for the compliments. या तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरू करेंगे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मोमेंट। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखो यार इंटरव्यू या कह सकते हैं कि जब हम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और एसबीआई पीओ, दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एग्जामिनेशन। एसबीआई पीओ बैंकिंग में चरम बिल्कुल कह सकते हैं जो पीक होता है वो माना जाता है। आरबीआई ग्रेड बी नो डाउट इज अनदर एग्जामिनेशन, बट एसबीआई पीओ इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम बैंकिंग साइड। तो जब रिजल्ट आपने देखा होगा, तो व्हेन यू सॉ द रिजल्ट, व्हेन यू चेक द रिजल्ट, तो उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका और आपके फैमिली का? आपने उन्हें बताया होगा, तो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम देयर साइड? वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम यू संदीप, कम ऑन। यस सर, रिएक्शन तो मतलब एकदम आसमान पे था एकदम कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ ऑलमोस्ट रात को ही हुआ था, 10 साढ़े 10 के आसपास जी जी। एसबीआई पीओ का। तो सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ जो लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स निकलता है, मैं तो वहां पे अपना पीडीएफ में रोल नंबर सर्च किया। सबसे पहले तो रोल नंबर याद नहीं था, तो मेल चेक किया अपना, मेल में एसबीआई पीओ का रोल नंबर क्या था। देन जब उसमें फाइंड आउट हुआ तो थोड़ा लगा कि हाँ अभी पेरेंट्स को बताऊं तो नहीं, पहले होता है अभी मार्क्स भी देख लेते हैं। तो मार्क्स देखने के बाद और जो लेटर टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो लिंक था वो भी देखने के बाद जब मेरे को फुली कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ नहीं मैंने क्रैक कर लिया है, तो एकदम अच्छा था। जब एकदम हाई भी था मैं, तो भी मैंने पेरेंट्स को बताया था, वो बहुत खुश हुए थे। वो एकदम मतलब नींद उनकी बोल रहे थे कि जब मैं सुबह मेरे को मिले तो बोलते हमें तो रात भर नींद भी नहीं आई, हम तो इसी खुशी में थे। और मेरे अंकल आंट भी मेरे पास में ही रहते हैं, तो उन्होंने उनको भी कॉल किया, तो वो भी उसी टाइम रात में घर पे आ गए थे कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो बहुत ही मतलब हाई एकदम फीलिंग्स एकदम टॉप पे थे उस टाइम पे, पूरे फैमिली के और सब आसपास लोगों के। तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था उस टाइम पे। तो हाँ मतलब कि काफी अच्छा लग रहा था कि एक एसबीआई पीओ मैंने क्रैक कर लिया है। तो यस सर, वही मतलब बहुत अच्छी ओके फीलिंग थी। फाइन, नो डाउट एसबीआई पीओ जैसा एग्जाम जब क्रैक होगा तो हम तो खुश होंगे ही, हाँ और जी। घर वाले क्यों ना खुश हो भाई, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ करे, और एसबीआई पीओ जैसा अगर हमें मिल जाए या क्वालिफाई होता है तो डेफिनेटली वो मेहनत पूरी सफल हो गई, बिल्कुल वही फीलिंग आती है। ओके संदीप, सो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आपने क्या क्या किया था, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन, वो सब आप डिटेल में बताएंगे तो कुछ स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे। यस संदीप। ठीक है सर, मैंने बीटेक किया था 2015 में, मैं ग्रेजुएट हुआ था, बीटेक मैंने इसमें कंप्लीट किया था। आफ्टरवर्ड्स मैंने एमबीए परस्यू की थी।
इन बिटवीन मैंने कुछ बैंकिंग के उस टाइम भी मैंने प्रैक्टिस करे थे बैंकिंग के एग्जाम्स, बट मैं बिकॉज़ उस टाइम में मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं दे पाया था। मैंने उसके बाद एमबीए करी थी, एमबीए इन इंटरनेशनल बिज़नेस, जो मैंने 2019 में कंप्लीट करी, और उसके बाद मैंने जब ये मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में जॉब किया था फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। तो ओके। मतलब मेरा बैकग्राउंड बीटेक, जैसे हमारे इंडिया में तो हम बहुत से इंजीनियर्स हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। एंड हाँ, बीटेक के बाद मैंने एक एमबीए चुना था, जो कि थोड़ा-सा मेरा बीटेक से थोड़ा डिफरेंट है, सब्जेक्ट हो जाता है। बट एमबीए में बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। मेरे को पीपल मतलब कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है, लोगों के सामने प्रेज़ेंटेशन करनी है, और मेरे को इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान में आया, और मेरा इंटरेस्ट में उसमें ज़्यादा बना। तो बराबर। मैं जब फील्ड में भी गया, जब मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस की फील्ड में भी गया, तो वहाँ पे भी हम डीलिंग्स इसी की करते थे। हुँ। फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों की और इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ों की। तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड था वो उसी तरह से तैयार हो रहा था कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली चीज़ें कैसे ही चल रही हैं, तो पूरा मेरा माइंडसेट उसी से तैयार हो गया था। तो ओके, या मेरा मतलब बैकग्राउंड बीटेक से हटा के फिर मेरे को एमबीए ने काफ़ी हेल्प करा एक तरीके से। बीटेक ने भी बहुत हेल्प करा, बीटेक ने मेरे को टेक्निकली काफ़ी साउंड बनाया। टेक्निकल ओके, चीज़ें कैसे की जाती हैं, उसके बाद एमबीए ने मेरे को ओपन किया, हाउ टू इंटरैक्ट और हाउ टू टैकल दी राइट नाउ द वर्ल्ड, जैसे कैसे है, कैसे नहीं। तो फाइन, या मेरा बैकग्राउंड यही था। ओके। दैट्स इट सर। वैसे स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मैं जानना स्कूलिंग चाहूँगा। स्कूलिंग सर मैंने 10th जो है अमृतसर से किया है। माय फादर वाज़ इन आर्मी, सो हमारी फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स रहती थी। तो राइट, राइट। मैंने 10th जो है वो मैंने अमृतसर से किया, आर्मी स्कूल अमृतसर से। देन 11th एंड 12th आई हैव परस्यूड फ्रॉम केवी केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम केरला। उस टाइम पे मैंने 11th एंड 12th मैंने ओके, केरला से केरला। किया है, कोच्चि। फाइन, सो फाइन। मैंने 11th एंड 12th ओके, वहाँ से कंप्लीट किया है। ओके। तो स्कूलिंग आपकी ऑल थ्रूआउट इंग्लिश मीडियम ही थी या कुछ यस सर। और अमृतसर में मतलब पंजाबी मीडियम या कुछ अ, ऐसा था कि इंग्लिश मीडियम? नहीं, नहीं, नहीं सर, क्योंकि आर्मी स्कूल का मेन इंग्लिश या मीडियम ही आर्मी रहा स्कूल, हमेशा। राइट, राइट। सो आर्मी 10th स्कूल तक तो इंग्लिश मीडियम, राइट, इंग्लिश सीबीएसई। मीडियम रहा, 11th-12th भी मेरा इंग्लिश मीडियम से ही हुआ है। ओके, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रीज़न था? व्हाट मेड यू ट्राई फॉर दिस एग्जामिनेशन? मतलब एसबीआई पीओ ही क्यों? कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं? या आपने इससे पहले कोई और एग्ज़ाम दिया था अगर? हाँ जी, तो सर एसबीआई देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो नो डाउट। ऑब्वियसली सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ा यही था कि एक सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में खुद को मैं वर्क करते हुए देखना चाहता हूँ। राइट, और जैसा मैंने बताया कि मैं प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में था, तो वहाँ पे मैं बैंक का एश्योरेंस चैनल में वर्क कर रहा था। तो बेसिकली मैं बैंक चैनल में ही था, आईसीआईसीआई बैंक में ही था। तो वहाँ पे डेली वर्क हमारा कस्टमर रिलेशंस में ही बीत जाता था, जिसमें कस्टमर को हम हर चीज़ बताते थे बैंकिंग से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो मेरा दिमाग जो था उसी में ही कन्वर्ट हो रहा था कि मेरे को कैसे एक बैंकर बनना है। तो मेरा पूरा मोटिवेशन यही था कि मेरे को इंडिया के सबसे बड़े बैंक में एसबीआई में जाने की किस तरह से तैयारी करनी है, या फिर आईबीपीएस की तैयारी करनी है। मैंने आरआरबी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा जो इसी ईयर दिया था, उसमें मेरा रिज़र्व लिस्ट में नाम आया था। आई कुड नॉट मेक द फाइनल राउंड्स बिकॉज़ हमारे जेएंडके का थोड़े से, और मैं जेएंडके से बिलॉन्ग करता हूँ बेसिकली। अच्छा, तो अच्छा। वहाँ से थोड़े सीट जो है वैसे रहते हैं। बट हाँ, मेरे को एसबीआई में था कि मैं क्या कहते हैं जाना चाहता हूँ, तो एक सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक में ही जाना है। राइट। तो मेरी प्रोफ़ाइल वैसी बनती गई, अपने 1 साल जो मैंने वर्क किया लाइफ इंश्योरेंस बैंक का एश्योरेंस चैनल में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा जाने का यही था कि एक कस्टमर से कैसे रिलेशंस बनाने हैं। मेरा मोटिवेशन वही था कि मेरे को कस्टमर रिलेशनशिप करनी है, प्लस मेरे को फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जाना है, और ऐसी जगह जहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड प्लस आपको कस्टमर रिलेशंस मिलते हैं, वो एक बैंकिंग प्रोफ़ाइल में ही मिलते हैं मोस्टली। राइट, राइट। सो एसबीआई पीओ जब मैंने क्रैक किया, तो ऑब्वियसली मेरे को लगा था कि हाँ, आई फाउंड द जॉब जो मेरे को करनी थी। यस सर। हुँ। चलिए, ओके, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया पूरा डिटेल में। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी मतलब पूरा डिटेल में पता चलता है कि ओके, जर्नी मतलब ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली बता दिया, बट डिटेल में जर्नी भी पता चलती है तो डेफिनिटली इंटरेस्ट भी उतना ही क्रिएट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। इससे पहले आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है? एसबीआई पीओ आपने अभी क्रैक किया बट उससे पहले कोई और एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए या वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। सर मैंने इससे पहले आईबीपीएस पीओ आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था, ओके। जिसमें जैसे मैंने बताया कि मैं रिज़र्व लिस्ट में ही आ पाया, प्रोविज़नल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में नहीं आ पाया। एक हुँ। वो दिया था, तो मतलब मेरा एक एग्ज़ाम इससे पहले वही था। उसके अलावा मैंने दिया था जो हमारे बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफ़िसर का एग्ज़ाम निकला था, दैट टू आई कुड नॉट क्रैक। तो ओके। उसमें थोड़ा था कि हाँ, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में जितने भी थे ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा था कि ऑलमोस्ट सब में अपीयर हो पाऊँ। तो यही थे, और आईबीपीएस पीओ का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है।
सो ओके, या मैंने ये 2 to 3 एग्जाम्स मैंने बैंकिंग के ही दिए हैं। इसके अलावा बैंकिंग के अलावा मैंने और कोई एग्जाम्स नहीं दिए थे। मैं बैंकिंग ओके। के ही तो मेन प्रिपरेशन बैंकिंग के दिए आपने, हाँ कभी जी। रिजर्व लिस्ट में रह गए, कभी कुछ। दैट हाँ मीन्स जी, हाँ देखिए जी। फेलियर सबके साथ होता है। मैं सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर फेल हो जाते हो या आप जो है नहीं क्वालीफाई कर पाते, 0.5 से रह गए, कभी 5.5 से रह गए, डज़न्ट मैटर। रह गए, दैट विल डेफिनिटली बी काउंटेड एज़ अ फेलियर, बट फेलियर से अगर कोई उभर पाए, उस फेलियर से सीख पाए, तो दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। कि फेलियर से हमें सीखना है और वो जो सीख रहे हैं, उसको फिर नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं करनी है जो हमने पिछली बार की थी। वन हू लर्न्स फ्रॉम हिज़ मिस्टेक्स डेफिनिटली क्वालिफाइज़ द एग्ज़ाम, डेफिनिटली गेट्स सक्सेस इन हिज़ लाइफ। तो अच्छी बात है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा संदीप जी आपसे है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू अ सिलेक्टेड कैंडिडेट? व्हाट वाज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी? अगर आपके जर्नी में कुछ हर्डल आई हो या कुछ भी ऐसा चैलेंजिंग पार्ट था जो आपको लगता है हाँ यार, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? डू लेट अस नो दैट। यस सर। सर सबसे बड़ा चैलेंज यही था टाइम मैनेजमेंट का, कि जब हुँ, हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेरे लिए बैंकिंग राइट, एग्जाम जैसे था, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है, नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। तो राइट। मन में ये रहता है कि जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में एंड इंडिया में, सो हाउ वुड यू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम? तो हुँ, हमेशा मेरा आइडिया मेरे दिमाग में यही था कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करूँ, मैं कंसेप्चुअली बेसिक्स अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूँ, तो मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किया था। मैंने जितने भी हमारे बेसिक जो होते हैं चैप्टर वाइज़ या जो सिलेबस हमें मिलता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें जो भी बेसिक्स हमारे थे, चाहे वो क्वांट्स के हों, रीज़निंग के हों, चाहे इंग्लिश के हों, सो उनमें मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे थे। तो उसके बाद जो है मैंने टाइम मैनेज ऐसे किया कि मैं डेली हर सब्जेक्ट में टाइम देता था। ऐसा नहीं था कि सबसे पहले मैं कोई क्वांट्स ले लूँगा और उसको खत्म करूँगा, देन रीज़निंग टच करूँगा, देन उसके बाद इंग्लिश, नहीं। डेली टाइम डिवाइड करना है, तो सब में टाइम डिवाइड करने में शुरू में तो थोड़ी-सी दिक्कत रही थी, बट हाँ, जो मैंने टेक्स्ट बुक का जैसे कोर्स भी हमने लिया था आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ लाइव कोचिंग, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरा हो गया था बिकॉज़ डेली हम हर टाइप की क्लास करते थे, प्लस डेली हम उनके प्रैक्टिस सेट्स पे लगाते थे। तो इस तरीके से जो है वो चैलेंज को मैंने ओवरकम किया। एक तो खुद से भी थोड़ा टाइम मैनेज किया, क्लासेस के साथ जो लाइव क्लासेस होती थी उसके साथ, प्लस जो है साथ में मैंने खुद से अलग से 4 टू 5 आवर्स सेल्फ स्टडी भी देना शुरू किया ताकि मेरे को रहे कि हाँ, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है। और एक बार जैसे-जैसे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया और मैंने जब मॉक्स लगाना शुरू किया और मॉक्स में इमीडिएटली तो मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आ रहे थे। बट ओके। हाँ, आफ्टर 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1-2 महीने बाद जब मैंने मॉक्स जब मेरे रेगुलरली देना शुरू किए, जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, तो हाँ, तो थोड़ा लगा कि हाँ, अब थोड़ा जो है कंफर्टेबल हो गया था मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। ओके, यस सर, मेरा वैसा ही रहा था, पूरा चैलेंज को मैं कैसे फेस कर रहा ओके। था। बाय द वे एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछना चाहूँगा कि हुँ, मतलब जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट किए होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, तो स्कोर क्या रहा था? मतलब अंदाज़न अगर आप कुछ बता सकें कि इतना मेरे मेरा को स्कोर था? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को अभी भी अच्छे से याद है जब मैंने पहला मॉक दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, आई जस्ट वांटेड टू सी कि मैं किस लेवल पे अभी लाया करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले प्रीलिम्स दिया था एसबीआई पीओ का। आई स्टिल रिमेंबर द मंथ, आई गेव इट इन लास्ट मंथ, मैंने फेब के टाइम पे दिया था। हुँ, तो आई स्कोर्ड आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स, आई स्कोर्ड आउट आई थिंक अराउंड 42 और 43 आउट ऑफ 100। फर्स्ट टाइम जो आपने दिया था ये? मैंने जो पहला मॉक दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन। ओके, तो ओके। मेरे को लग गया था ये तो बहुत कम है, मतलब विदाउट प्रिपरेशन घुसना ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, इट वाज़ रियली हार्ड। तो राइट, राइट। फिर मैंने जब वो मॉक का जब मैंने एनालिसिस देखा और मेरे को लगा कि यार ये तो 40 मार्क्स ही आ रहे हैं, प्लस हमारे में मॉक्स के बाद कोई भी आप मॉक देते हो तो उसमें ऑल इंडिया रैंक है, जितने भी कैंडिडेट्स ने दिया होता है आपकी रैंक भी आ जाती है। राइट, तो वो राइट, राइट। बहुत खराब भी थी। तो मेरे को लगा था कि हाँ, ये तो विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ये हो नहीं पाएगा या विदाउट टाइम मैनेजमेंट ये हो नहीं पाएगा। तो तो उसके उससे बाद आपको ऐसा लगा कि मतलब ये 40 है, तो वो एक चैलेंज आपने ऐसा लिया कि यार इस 40 को अपन रैंक में कहीं पीछे हैं, तो उसको मुझे ले जाना है इस लेवल पे। कुछ टारगेट सेट किए थे उस पहले मॉक के बाद आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑब्वियसली सर टारगेट सेट किए थे। सबसे पहला टारगेट तो यही था कि ऑलमोस्ट हर सेक्शन में फॉर प्रीलिम्स आई वांटेड टू स्कोर एट लीस्ट 20 इन एवरी सेक्शन। मेरा सबसे ओके, बड़ा टारगेट ये था कि मैं किसी तरीके सब सब सेक्शन में जो 3 सेक्शंस होते हैं हमारे, तो उसमें 20 टच ऑलमोस्ट 20 और मे बी क्लोज टू 20 18 टू 20 मेरा रेंज रहेगा। तो इससे राइट। क्या होगा कि मेरा ओवरऑल मार्क्स जो है वो 50 प्लस हो जाएँगे आराम से। तो फर्स्ट टारगेट हुँ, मेरा यही रहता था कि कैसे मैं 20 मार्क्स या 20 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक पहुँचूँ। पर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट तक पहुँच पाऊँ। तो हुँ, मेरा इंग्लिश हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट हाँ, मेरे को इंग्लिश कंफर्टेबल लगता था, तो इंग्लिश में मैं अराउंड 20 प्लस करना इज़िली मेरा हो जा रहा था।
तो हम्म, क्वांट्स और रीजनिंग में मैंने अपना जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैं 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया इन मॉक्स। देन मैंने उसको बढ़ा-बढ़ा के 20 तक ले गया। तो क्वांट्स में मैं जब 20 तक पहुँच गया, रीजनिंग आई कुड ईज़िली डू प्लस 25 प्लस क्वेश्चंस इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स टाइम। और इंग्लिश ओके, में मैं 35 में से 30 कर ले रहा था अटेम्प्ट। तो ओके, क्वांट्स मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था, मेरे लिए डिफिकल्ट था। स्टिल आई मैनेज्ड इन एवरी मॉक्स आफ्टर 3 मंथ्स आई कुड मैनेज टू डू ऑलमोस्ट 18 प्लस क्वेश्चंस इन क्वांट्स। तो फाइन। मेरा ऐसा ही था कि फिर इससे क्या हुआ, इससे मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स 70 को टच होना शुरू हो गए थे। तो देन जब मैंने मॉक्स मैंने अपना एनालाइज़ किया, तो इन 3 मंथ्स गैप के बाद जब मैंने देखा, तो वहाँ जब मैंने 40 स्कोर किया था, यहाँ पे मैं मॉक्स में ऑलमोस्ट 65 के आस-पास स्कोर कर ले रहा था, 65 में प्लस। दिस तो वाज दैट अराउंड 3 to 4 months 3 आफ्टर टू 4 योर मंथ्स फर्स्ट मॉक, ऑब्वियसली। राइट? यस सर। ओके, फाइन। तो बहुत अच्छे से आपने बताया। ये एक पॉइंट होता है, काफी स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम टेस्ट देते हैं। इवन आई बिलीव कि फर्स्ट टाइम टेस्ट दो, बिना प्रिपरेशन को के दोगे जब, तो आपको पता चलेगा वेयर यू लैक या वेयर यू इनफैक्ट लाई, व्हाट इज योर एग्जैक्ट पोजीशन राइट नाउ, या वेयर डू यू स्टैंड। वंस यू नो दैट कि आपको, आप अभी इधर खड़े हो, अब हमें प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग अपनी करनी पड़ेगी। एंड देन डेफिनेटली उस प्रिपरेशन में, अगर आप फर्स्ट टाइम जब मॉक देते हो, यू सेट सम टारगेट्स कि मुझे इस रैंक पे लाना है। ओके, एंड दैट टारगेट शुड नॉट बी कि भाई लाइफ लॉन्ग आपने डायरेक्टली भाई 42 अगर संदीप ने स्कोर किया है, मैं नहीं मानता कि 42 के बाद डायरेक्टली उन्होंने सोचा होगा कि अब मेरा 80 आना चाहिए। शॉर्ट, जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टारगेट्स होते हैं, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू क्रॉस 50, देन उसके बाद 60, शायद इसी तरह से संदीप आप भी गए हाँ होंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, यस, ऑब्वियसली। दैट्स व्हाट वी कैन से। तो मतलब व्हेन यू सेट सम स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, उनको अचीव करना आसान होता है। भाई नॉर्मल क्रिकेटर्स भी अगर उनको एक स्कोर दे दिया जाता है कि 180 बनाना है, तो कोई भी 180 को डायरेक्ट चेज नहीं करने आता। सबसे पहले यही करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि 50 मार्क्स 50 रन पहले बन जाए, उसके बाद। तो दैट इज व्हाट यू कैन से, सभी जगह ये इम्प्लीमेंट होता है। तो सभी स्टूडेंट, जो सभी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा, वेन एवर यू डू दिस, तो ये बात ध्यान रखो कि पहली बार जब आप मॉक देते हो या कुछ भी है, तो एक छोटे छोटे टारगेट सेट करो। हर सब्जेक्ट का भी आप अगर इस तरह से करोगे, तो डेफिनेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, राइट? चलिए, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू संदीप। तो ऐसे में, व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन योर सक्सेस? टेक्स्ट बुक का कितना रोल रहा आपके सक्सेस में? आप कुछ बैच में भी एनरोल थे, वो बैच भी आप बताइए कि क्या था, कौन सा था, या और यस सर। मल्टीपल बैचेस में भी अगर आप थे तो। और बाकी टेस्ट सीरीज या किसी और चीज का टेक्स्ट बुक की तरफ से कुछ रोल रहा, तो प्लीज डू लेट अस नो। यस सर। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक का तो मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ। आई बिलीव मैंने इसमें अकाउंट ऑलमोस्ट 2015 या 16 स्टार्टिंग में मैंने क्रिएट किया था अपना अकाउंट। ओके, और तब से मैंने कोई लाइव कोचिंग या लाइव कोर्स नहीं बाय किया था, परचेज़ नहीं किया था। ओके, मैं ओनली जो टेक्स्ट बुक ईयरली पास होता है हमारा, जो 300 के अराउंड मिल जाता है, मैं वो लेता था। और उसमें मैं सिर्फ़ ऐसे। और सिर्फ़ मॉक्स जो हमें मिलते हैं, या मॉक्स मिलते हैं जितने भी हमारे कोर्सेज़ जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ होते हैं उसमें, उसमें मिल जाते राइट, हैं। ऑल ओवर वो ईयरली रहता है पूरा। यस, बट यस, उससे क्या होता था कि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअल खुद का टाइम मैनेज कर सकता है और उसको पता है कि वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ एकदम टाइमली देख सकता है, तो मोर देन इनफ उसके लिए रह सकता है। बट कभी-कभी क्या होता है, मेरे लिए जैसा था कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इश्यू था मेरा, कि मेरे को टाइम टेबल, जैसे हम सोचते हैं कि टाइम टेबल क्रिएट कर लेंगे और उसको हम फॉलो कर लेंगे, मेरे लिए वो करना इम्पॉसिबल टाइप है। मैं कभी भी नहीं कर पाया उसको आज तक। अपने ओके, एकेडमिक्स टाइम पे भी मैं ऐसा कभी कर नहीं पाया। तो हम्म, मैंने लास्ट अब जो ईयर था हमारा, उसमें मैंने एक कोर्स एनरोल किया था, जो कि बहुत, बाकी मैंने जब चेक किए थे कोर्सेज़ बाकी वेबसाइट्स पे, तो उनसे रिलेटेड काफ़ी, मतलब कहेंगे कि काफ़ी फ़ीज़िबल था टू बाय। लाइक अराउंड 5000 के आस-पास मेरे को 3 टू 4 मंथ्स का एक एक्सटेंसिव कोर्स मिल रहा था, जिसमें हम एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ की पूरी लाइव कोचिंग मिल रही थी मेरे को। तो साथ में उसी में ही हमें एक कोचिंग फैसिलिटी भी दी जा रही थी, जो कि कभी यस, भी यस, ये यस, अलग से भी आप ले सकते हो। तो वो राइट, उसी के अंदर सब कुछ हमें मैनेज हो रहा था। एक तो लाइव क्लासेस मिल रही थी मेरे को डेली के लिए, प्लस एवरी क्लास का मेरे को पीडीएफ भी मिल रहा था, और हर एक क्लास के बाद जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, टाइप्स के प्रैक्टिस सेट्स, उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स, प्लस प्रैक्टिस सेट्स के बाद उनके टेस्ट अलग से। और उसके बाद जो मेरे सबसे सही चीज़ लगी, वीकली टेस्ट भी होते थे हमारे, लाइक सैटरडे संडेज़ के आस-पास हमारे वीकली टेस्ट आ जाते थे, और मंथ के एंड में मंथली टेस्ट भी होते थे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि क्लासेस भी हो रही हैं, टाइमली प्रैक्टिस सेट्स भी हो रहे थे, हमारे टेस्ट भी हो रहे थे, और मॉक्स भी अलग से मिल रहे थे। तो एक तरीके से 4 मंथ्स में आप एक्सटेंसिवली पूरा जो था बैच जो था, वो पूरा एक आपको प्रिपेयर कर दे रहा था, एक पूरे एग्ज़ाम के लिए, प्री से लेके मेंस तक। और प्री के लिए जैसे हमारे जब टॉपिक शुरू होते हैं, तो प्री का जब सिलेबस कवर हो जाता है, मतलब प्री में तो ऑब्वियसली सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जो सिलेबस में है।
बट राइट। उसके बाद हमारी एडवांस क्लासेस भी होती थी उसमें, जब आखिरी टाइम पे, जब लास्ट 1 मंथ में हमारी हर सब्जेक्ट के लिए एडवांस क्लासेस भी होती है, जिसमें आप मेंस को टारगेट करते हैं। तो राइट। कैसे मेंस में क्वेश्चंस कैसे डिफर करते हैं, मेंस का सिलेबस जो होता सेम है, बट क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। तो आपको उसको कैसे टैकल करना है, तो वो एडवांस क्लासेस में भी हमने सारा सीखा था। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय लाइफ टू क्लियर एसबीआई पीओ। आल्सो वेरी मच थैंक्स टू आवर कोच दिलशाद सर, जिन्होंने एवरी वीकली उनके हमारे साथ क्या कहते हैं कॉल्स अलाइंड रहते थे टू नो कि अपना दिलशाद कोर्स। सर थे ना आपके कोच? दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद सर। ओके, तो मोहम्मद वो, दिलशाद सर, हाँ ओके। जी, तो वीकली हमारे कॉल्स उनके साथ अलाइन्ड रहते थे कि वो ट्रैक करते थे कि आपका कितना कोर्स पेंडिंग है, आपने क्लासेस मिस की थी तो क्या रीज़न था, अभी उसको रिकॉर्डेड में देख लो। बिकॉज़ अगर आपका बीच में थोड़ा-सा भी पैटर्न ब्रेक हो जाता है तो उसको आप, बढ़िया चीज़ ये रहती है लाइव कोचिंग की, आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमरजेंसी में आपने 2-3 क्लास मिस कर दी, तो आप उसको वापस देख के लाइव क्लास में दोबारा आ सकते हो। तो ये सबसे राइट। बढ़िया चीज़ रही थी। सो या हुँ। दैट्स इट सर, कि मतलब टेक्स्ट बुक ने काफ़ी हेल्प किया एक कोर्स में, इस यस, कोर्सेज़ ने मेरे को। डेफिनिटली। वैसे आप जो बता रहे थे 2016 में आपने मतलब शुरुआत की थी हाँ जी, हाँ टेस्ट जी। वगैरह में, उस समय सच बताएँ तो हमारे कोई लाइव क्लासेस चलती भी नहीं थे, उस समय नो हाँ, डाउट रिकॉर्डेड ही क्लासेस रहती थी। सेलेक्ट करके हमने इंट्रोड्यूस तभी किया था, मतलब पिछले साल 2019 में, और फिर कोविड पूरा आ गया था। तो हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जितने लोगों ने घर बैठ के तैयारी की, तो डेफिनिटली दे अवेल्ड दिस बेनिफिट ऑफ सेलेक्ट। और सेलेक्ट में एक इनोवेटिव था, मतलब जो हम लोगों ने इनोवेशन किया था, दैट वाज़ नो डाउट कोच। कोच हाँ, के बारे में जैसे कि आपने भी बताया, आई एग्री, मैं भी ऐसा पहले मानता था। नो डाउट मैं फैकल्टी रहा हूँ, मेरे को भी इतना टाइम हो गया, 6 साल हो गया अराउंड पढ़ाते-पढ़ाते। तो पॉइंट ये था कि ऑफ़लाइन में तो ऐसा था कि स्टूडेंट्स कहीं न कहीं आके हमारे पीछे-पीछे आ जाते थे। बट ऑनलाइन में एक ये फैक्टर लैक करता था डेफिनिटली, कि मैं क्लास के बाद बच्चा मेरे को कैसे कैच करे। नो डाउट आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एज़ वेल, मैं टेलीग्राम पे भी कोशिश करता हूँ, बट आई नो कि फिर भी वो पूरा नहीं होता। और उसके तहत ये कोर्स जो कोच का फैसिलिटी लाया गया था, दैट डेफिनिटली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है कोच प्रोग्राम के लिए काफ़ी जो है थैंक्स दिए हैं, एंड वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स रिगार्डिंग दैट एज़ वेल। तो और एक मेरा और जो अच्छा एक और बैच जो चीज़ सर, था, यस एक और डेफिनिटली। चीज़, जैसे कि हमारे कोर्स में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप कोर्सेज़ लाइव देख लेते हो, क्लासेस लाइव देख लेते हो। सबसे बढ़िया चीज़ थी कि आप इसमें डाउट का भी एक ऑप्शन रहता है, जहाँ पे यस, आपको राइट। डाउट्स, क्लासेस के बाद आप क्लास के बीच में भी आप डाउट डाल सकते हो, क्लासेस के बाद भी। प्लस फैकल्टी हमारी इतनी सपोर्टिव रहती है, वो अपने ईमेल आईडीज़ भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अगर आपके डाउट वाले सेक्शन में अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स वैसे तो आ जाते हैं इन अ डे और 2, अदरवाइज़ हमारी फैकल्टी के खुद के मेल आईडीज़ भी हमें वो प्रोवाइड कर देते थे कि जिसमें हम जो है उनको पर्सनली जो है, मतलब मेल में हम उनको डाउट्स भेज सकते थे और वो रिप्लाई करते थे उसमें भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आप मेल भी कर दे रहे हो एक पर्टिकुलर फैकल्टी को, नहीं तो आप डाउट सेक्शन में भी डाल दे रहे हो, प्लस लाइव क्लास में भी आप पुरानी क्लास के भी डाउट्स दे सकते हो। तो ये बहुत यस, सही चीज़ थी। डेफिनिटली। ठीक है संदीप, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपकी तरफ से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज़ द स्टडी शेड्यूल यू फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन? या ऐसा कहूँ कि हाउ मेनी आवर्स डिड यू डेडिकेट फॉर योर प्रिपरेशन, की कुछ टाइम जो है आपने ऐसा फिक्स किया था, कुछ शेड्यूल बनाया था, या एनीथिंग लाइक दैट? डू लेट अस यस नो सर। दैट एज़ वेल। तो सर लाइव क्लासेस तो कोर्स की रहेंगी रहेंगी जैसे हमारी थी। अगर आप लाइव क्लासेस किसी भी कोर्स की करते हो तो आपको क्लासेस तो अटेंड करोगे, तो वो तो हो जाता है वीडियो कंजम्पशन या मीडिया कंजम्पशन टाइप हो जाता है कि राइट। आप वो जो है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नो डाउट, बट आगे से जो फैकल्टी है वो हमारा हाथ पकड़ के तो सिखाएगा नहीं, वो तो जितना अपने से ऑब्वियसली। एफर्ट डालेगा वो तो है ही, वो तो आप ही ग्रैस्प करोगे। बट वो ग्रैस्प करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, जब तक आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे खुद की तरीके से, खुद के अपने टाइम नहीं दोगे, तब तक आप उस कंसेप्ट को सही से सही जगह नहीं लगा पाओगे। तो मेरा यही रहता था कि क्लासेस करने के बाद ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर्स की हमारे दिन की क्लासेस होने के बाद, मैं अपने अलग से 4 टू 5 आवर्स अलग से अलॉट रखता था, जिसमें मैं वो प्रिपेयर करता था। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास हुई है इंग्लिश में, आज अगर कोई नाउन्स के ऊपर या वर्ब्स के ऊपर क्लास हुई है, तो उसके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो तो हमने लगा लिए। उसके बाद उसका पूरा क्या कहते हैं, अलग से मैंने खुद के नोट्स भी बनाने होते थे। क्लासेस में हम खुद के नोट्स भी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज़ ओके। आप कितना भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, आप पीडीएफ को कितना भी रीड, खुद ही बंदा कभी-कभी जो है थक जाता है पीडीएफ पढ़-पढ़ के। तो अगर खुद के नोट्स बनाओगे ड्यूरिंग क्लासेस, तो आपको बाद में जो है क्लासेस के बाद आप खुद उसको दोबारा से रिवाइज़ करोगे तो वो बेस्ट रहता है, आपको जो है ज़्यादा प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए, और आपके जो बेसिक्स हैं वो हमेशा जो है कांसेप्ट्स जो हैं आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ओवरऑल 3 टू 4 आवर्स की क्लासेस के अलावा खुद की प्रिपरेशन में 4 टू 5 आवर्स लगाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से दिन का 8 से 9 घंटे हो जाता था क्लासेस को मिला के। पर्सनली अगर देखा जाए तो 4 टू 5 आवर्स अपार्ट फ्रॉम ओके। क्लासेस।
तो ऐसा तो टाइम रहता मॉक्स था। आप इसी में एडजस्ट करते थे या मॉक्स के लिए अलग से टाइम निकालते थे? मॉक्स के लिए सर फर्स्ट मंथ में तो मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए क्योंकि अभी प्रीलिम्स दूर था। तो ये इस तरीके से मैनेज किया था कि प्रीलिम्स की डेट के हिसाब से मैं मॉक्स का मतलब कोई भी एग्ज़ामिनेशन डेट के हिसाब से मॉक्स का मैंने दिमाग में बनाया था। अगर मेरे को ओके, जैसे लगता था कि अभी एडमिट कार्ड के बाद हमें पता था कि डेट्स टेंटेटिव डेट्स आ जाती हैं एग्ज़ाम की। राइट, तो राइट। मेरे को पता है कि जैसे अभी नवंबर में मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर से नहीं सितंबर के मिड से मैं मॉक्स देना शुरू करूँगा और मॉक्स की जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करता जाऊँगा। फॉर एग्जांपल सितंबर मिड से नवंबर में मेरा प्रीलिम्स है तो सितंबर मिड में मैंने वीकली 2 मॉक्स या वीकली 1 मॉक देना शुरू किया शुरुआत में, वो भी वीकेंड में बिकॉज़ वीकडेज़ में हमारी क्लास रहती है तो मेरे को क्लासेस के साथ-साथ अपना बेसिक जो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। तो वीकेंड में जैसे कि संडे को शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे क्योंकि संडे को क्लासेस हमारी नहीं रहती थी, संडे को ऑब्वियसली वीक ऑफ रहता है, उस राइट। एक डे ऑफ रहता था। तो उस दिन तो जैसे-जैसे हमारा डेट क्लोज़ आ रहा है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के डेट से 4 दिन तक पहले तक मैं जितने हैं मॉक्स जो है वो लगा लूँगा ऑलमोस्ट। अगर मेरे अभी 15 डेज़ रह गए हैं तो अगले 10 दिनों में मैं डेली 2 मॉक्स लगा लूँगा प्रीलिम्स के। क्योंकि राइट, 2 मॉक्स लगाने से ये रहता है कि मॉक लगाने के बाद आप सिर्फ मॉक्स नहीं लगाते हो, मॉक्स को जो है आपको मॉक्स एग्ज़ाम्स को जो है आपको एनालाइज़ भी करना है। 1 घंटा वही। अगर आपने मॉक्स देने में किया है तो आपको 30 टू 40 मिनट डेडिकेट करने हैं उसको एनालाइज़ करने में भी। क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आप जो है लैग कहाँ कर रहे हो। तो तो इस तरीके से एनालाइज़ में फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, सॉरी टू स्टॉप यू इन बिटवीन बट श्योर। एनालाइज़ में आप मतलब क्या करते थे? क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि इनफैक्ट हम लोग भी बोलते हैं जैसे कि मॉक्स को एनालाइज़ हुँ, हुँ, करो। हुँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है एनालाइज़ में करना क्या है? मतलब क्या करें? हम जाके वो डेटा देखें या जो क्वेश्चन हमने गलत किए उसके ऊपर वर्क करें? क्या मतलब करना क्या होता है यस एनालाइज़ सर। करना अगर? तो सबसे बढ़िया चीज़ सर मॉक्स की ये रहती है कि आपके पास डेटा अबंडेंस में आता है। राइट, आपको ये दिख जाता है कि आपका स्कोर क्या है, वो बेसिक हो गया, आपकी रैंक क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने उन्होंने दिए हैं। फिर आपको जो है जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो बॉटम में आपको दिख जाता है कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वो दिख जाते हैं। बट वो डेटा सामने एनालिटिकली व्यू के लिए रहता है। आपको जो डीप एनालिसिस करना है, आपको ये करना है कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपने सही किए हैं, वो एवरेज टाइम से जो एवरेज टाइम हमारे में क्या होता है, आपको आपका योर टाइम दिखता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, एवरेज टाइम दिखता है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लगाया होगा और बेस्ट टाइम भी दिखता है, किसी स्टूडेंट ने बेस्ट टाइम पे किया होगा उसको। तो राइट, आपको ये राइट, राइट। देखना है कि आपका टाइम जो है वो एवरेज टाइम से भी अच्छा है कि नहीं है, या उससे ज़्यादा है कि कम है, और बेस्ट टाइम जो है, जो सबसे अच्छा स्कोर कर रहा है, उससे आप कितना दूर हो। वो ओके, क्वेश्चन का टाइम जो आपने सही किया है क्वेश्चन, तो इससे क्या राइट। होगा कि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन सही है, बट आप उसको कितने टाइम में कर रहे हो, आपको वो दिख जाता है। और एंड व्हेन जो क्वेश्चन आपने देखे, आपने टाइम भी उसमें दिया, बट वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चंस मैं जो है रियल पेपर के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कैसे करूँ? तो वो एनालिसिस ऐसे हो जाता है कि ये दिख जाते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को स्किप करने हैं, मैं इसके अलावा इसी टाइम में बाकी 2 क्वेश्चंस और कर सकता था। तो एनालिसिस सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए टाइम का ही रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते-करते सभी आंसर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। बट आप जो है टाइम जो है सबसे ज़्यादा मैटर करेगा प्रीलिम्स में क्योंकि टाइम कैसे निकलता है वो आपको पता भी नहीं चलता। तो एनालिसिस सबसे ज़्यादा आपको टाइम का ही करना है। मैंने तो अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम का ही एनालिसिस किया कि मैं किस क्वेश्चन में टाइम सबसे ज़्यादा ले रहा हूँ, सही कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ? और अगर देख रहा हूँ और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उसमें टाइम दे दिया 1 मिनट का, तो सबसे ज़्यादा मेरा एनालिसिस का फोकस यही रहता था। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में बताया एनालिसिस कैसे किया जाना चाहिए, या क्या-क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए एनालिसिस करते वक़्त एंड स्पेशली व्हेन यू कैन क्रिएट अ कॉम्पिटिशन विथ योर ओन सेल्फ। तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छे से उस मामले में मॉक्स को एनालाइज़ करते वक़्त उससे इम्प्रूवमेंट भी खुद में देख पाओगे। ठीक है संदीप, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू कैन से बेसिक एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी एक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम देता है, काफ़ी एस्पिरेंट्स को, स्पेशली दोज़ स्टूडेंट्स हू आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया और सम अदर थिंग्स। तो कैसे जो है आपने ये सब टाइम मैनेज किया कि सोशल लाइफ कैसी आप मैनेज करते थे? या फैमिली को कैसे टाइम देते थे? प्रिपरेशन और बाकी रूटीन टास्क वगैरह जो है, उनसे कैसे आप मतलब टाइम मैनेज करते थे? डू थ्रो सम लाइट ऑन दैट एज़ वेल। यस सर। तो सर सोशल मीडिया से तो मैं ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ इतना, मैं हमेशा थोड़ा-सा दूर ही रहा था। अच्छा, मैं बहुत पहले फ़ेसबुक का मेंबर था बट फ़ेसबुक मैंने छोड़े हुए ऑलमोस्ट 1 डेढ़ 2 साल हो चुका है फ़ेसबुक का अकाउंट मैंने ओके, डीएक्टिवेट कर ग्रेट। चुका था। तो हुँ, सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं इंक्लाइंड नहीं था। हाँ, मैं व्हाट्सऐप में हूँ बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स उसमें मेरे को अभी भी मैसेज करते हैं और मेरे जो जॉब कर रहा था, जॉब में आपको व्हाट्सऐप ग्रुप्स आपके बन जाते हैं जिसमें मैनेजर्स वगैरह, तो व्हाट्सऐप में मैं था। तो सोशल मीडिया का मैं यही सबको ये बता सकता हूँ कि अगर आप जितना कम हो सके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने टाइम दिया है अभी आपको खुद को
डेढ़ 2 घंटा आपने जो भी पढ़ने के लिए दिया है, उस टाइम पे आप अपना मोबाइल साइलेंट करके साइड पे रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये वही। इंस्टेंटली तो नहीं होगा, ग्रेजुअली आपकी हैबिट बन जाएगी। हुँ, क्योंकि मेरे को भी पता है कि जब शुरू-शुरू में मैं फ़ेसबुक में यूज़ करता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को आदत थी कि हाँ, मैसेज देखना है, ये देखना है, वो देखना है। बट आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप दूर रखना शुरू करोगे खुद से इन सब चीज़ों को, प्रिपरेशन, क्योंकि आपका जब माइंड एक क्वेश्चन में दिख जाएगा, आपको जैसे कि मैंने टारगेट सेट किया कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है या ये सब्जेक्ट मेरे को खत्म करना है, तो आपका वहाँ से माइंड हट के यहाँ माइंड आ जाएगा कि आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। क्योंकि आपके सामने एक टारगेट रहता है कि मेरे को ये कंप्लीट करना है। तो आप सोशल मीडिया को इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो, बट ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा कि वो यस कैसे इसको कर डेफिनिटली। सकता है। और आजकल तो इतना अच्छा जो है एंड्रॉइड जो है आपको वो भी प्रोवाइड करता है कि आपने एक ऐप में कितना टाइम डालते हो। तो यस, आप तो यस, उसी यस। में एनालाइज़ कर सकते हो कि यार इस ऐप में मैंने कितना टाइम दे दिया। 6-6 घंटे लोग दिन के एक राइट। इंस्टा पे या फेसबुक पे दे देते हैं। तो आप हुँ, उसी से देख सकते हो कि दिन के 6-7 घंटे आप सोशल मीडिया में लगा दे रहे हो। तो आप वहाँ से भी एनालाइज़ करके रोज़ का कैलकुलेट कर सकते हो कि यार इतना घंटा मैंने कम किया है, तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया चीज़। रही बात सर सोशल लाइफ़ की, तो कोविड के टाइम में तो बहुत हेल्प किया इस चीज़ में। क्योंकि सोशली तो हम काफ़ी दूर हो गए लोगों से ना, क्योंकि लोगों से मिलना-जुलना तो ट्रैवलिंग तो बंद हो गई थी। तो राइट, कोविड अगर बहुत खराब भी है, बट कुछ एंगल्स में इसने थोड़ा हेल्प किया हमें जैसे एस्पिरेंट्स को कि हमने थोड़ा बिल्कुल। टाइम ज़्यादा दे सके अपने प्रिपरेशन यस, में। यस, एग्री करूँगा मैं आपसे। हाँ, तो सर यही था मेरा मोस्टली, और बाकी फैमिली तो सपोर्टिव थी। फैमिली का तो टाइम तो हमेशा फैमिली साथ में थी, तो टाइम तो उनके साथ मिल ही जाता था दिन में, खाना खाते टाइम साथ में सब बातचीत का, तो वो तो हमेशा रहा ही वैसा। हुँ, चलिए अच्छी बात है। चाह है तो राह है भई, अगर चाह है कि आप लोगों को इन सब सोशल मीडिया वगैरह से दूर रखना है, ऐसा नहीं सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, व्हिच डेफिनिटली यस सर। हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, है ना? उनका यूज़ ज़्यादा करो एज़ कम्पेयर्ड टू सोशल लाइफ़ बनाने के चक्कर में, आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो और साथ ही साथ अपने करियर को या करियर गोल्स को और पीछे धकेलते जाते हो, जिसका कोई भी फ़ायदा बाद में नहीं दिखेगा। So Sandeep, now let's move on to the next and a very important question. Ki, what was your strategy for different sections of prelims, and then was your strategy of prelims different from that of mains? So how was it different? Do let me know both the answers right here. यस सर। सो ऑब्वियसली सर सबसे बड़ी जो हम एक गलती कर देते हैं, हम जब भी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो हमेशा मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि इससे पहले जब 3-4 साल पहले जब मैंने सोचा था एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो मेरे माइंड में ये रहता था कि प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद मेंस के लिए जो है जीए-वीए तब पढ़ना शुरू करेंगे कि लास्ट के 1-2 हफ्ते में। तो सबसे पहली बात तो जीए को प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ ही शुरू कर देना है। डेली आप शुरू में आधा घंटा ही दो उसमें, चाहे डेली की जो न्यूज़ होती है वो है। 6 मंथ्स जैसे आप प्रिपरेशन शुरू करते हो 6 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, तो उसी के साथ-साथ आप डेली जीए को तो रखो ही। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी सर मेरी ये रहती थी कि मेरे को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा करने हैं। बिकॉज़ टाइम कम रहता है, 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन्स टैकल करने हैं, जो कि 100 आउट ऑफ 100 तो ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक कोई कर पाता होगा, 90 अबव बहुत स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो Hmm. मेरे को ये रहता था कि मैं एटलीस्ट अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 में से 70 क्वेश्चन्स तक टच कर सकूँ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे को इंक्रीज़ करने हैं। उसके लिए हमारे को पता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम्स का लेवल थोड़ा-सा मेन से कम रहता है, डिफिकल्टी लेवल। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करके निकालते हैं, तो डबल माइंडेडनेस नहीं रखनी है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, दोबारा उसको सॉल्व करने लग गए। ये चीज़ आपको मॉक्स हेल्प करेगा। क्योंकि Right. हम क्या करते हैं, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम आंसर देखते हैं, हमें सेल्फ डाउट होता है कि ये सही है कि नहीं, हम दोबारा सॉल्व करते हैं, तो आप डबल टाइम स्पेंड करते हो। तो ये चीज़ आपको आहिस्ता-आहिस्ता मॉक्स देने से रियलाइज़ होगी कि नहीं, जो मैंने आंसर सॉल्व करके निकाल दिया 30 सेकंड्स के विदिन, वही सही आंसर है, वो टिक करके आगे बढ़ जाना है। ये आप जो है आहिस्ता-आहिस्ता मार्क्स दोगे, तो आपको एनालाइज़ होगा कि हाँ, जो आंसर मैं मार्क कर रहा हूँ वो सही है, बिकॉज़ आपके कांसेप्ट सब क्लियर हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ करने हैं। इसके बाद जो मेंस की बात आई सर, तो मेंस में तो जीए, क्योंकि मेरा कंटीन्यूअसली प्रिपरेशन चल रहा है पिछले टाइम से, तो मेरे को पता है कि मेरा जीए तो ऐसे से चल ही रहा है, तो जीए पे बस मेरे को एट द एंड आते-आते मेरे को पुराने पीडीएफ सॉर्ट करने हैं और गो थ्रू ही करना है अब, क्योंकि मैं तो साथ-साथ प्रिपेयर करता ही जा रहा था। Hmm. तो मेरा अब ये रहेगा, क्योंकि अब मेंस का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं Right. अब जल्दी-जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरे को अब एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रखनी है। बिकॉज़ इसमें बहुत से क्वेश्चन्स ऐसे मिलेंगे मेरे को मेंस में, जो ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं। एक क्वेश्चन कभी 1 1/2 मार्क्स भी कैरी करता है, कोई 2 मार्क्स भी कैरी करते हैं। तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करके, और मेरे को अच्छे से इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा, चाहे वो डेटा इन्फेरेंस हो या फिर क्या कहते हैं, रीज़निंग में पज़ल्स हों। तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देके इनमें मैं अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखूँगा। अटेम्प्ट्स मेंस में जैसे मैंने अटेम्प्ट्स किए थे, आउट ऑफ 155 क्वेश्चंस जो होते हैं मेंस में, 155 और 156 मैंने रखे थे, मेरा अटेम्प्ट हुआ था 92 के पास-पास। स्टिल आई Okay. स्कोर्ड अ गुड, जैसे कि अब 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव जिसमें लेटर ऐसे होता है, तो उसमें मैंने स्कोर किया 103 आउट ऑफ 250।
तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरे स्कोर जो है 100 अबव गया है, थैंक्स टू द लेटर एंड एसे राइटिंग। वो बिकॉज काफी स्कोरिंग होता है अगर आपको बेसिक इंग्लिश आपकी क्लियर है, बिकॉज आपको ज्यादा एडवांस लेवल इंग्लिश टाइप उसमें नहीं लिखनी होती है, आपको एक राइट, कंसेप्ट के साथ जो आपको टॉपिक दिया है उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लेटर लिखना है और ऐसे लिखना है उसके ऊपर। तो राइट। वो 50 में से एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर अबव 30-35 उसमें आराम से। तो आपको अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है मेंस में। मेंस क्योंकि आपकी स्पीड अब बन चुकी है। आपने प्रीलिम्स में इतने मार्क्स दे दिए कि आपकी स्पीड अब अच्छी खासी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ध्यान लगा के आपको अपने जो है एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है मेंस के लिए। बिकॉज़ अगर आपने कहीं गलती की है वो 2 मार्क्स जो है 2 मार्क्स के बजाय आपको -0.5 कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेंस में। यस सर। ओके, फाइन। तो मतलब यही है कि अगर हम बात कर रहे हैं मॉक्स की या बाकी ये प्रीलिम्स और मेंस, आपके ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ कि प्रीलिम्स वाज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग स्पीड एंड मेंस वाज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग एक्यूरेसी। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ रिक्वायर्ड। सभी स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है, हाउ वाज़ योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्योंकि यस इंटरव्यू सर। में 50 आउट ऑफ 50 दैट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। पहली बार में सुनने के बाद मतलब नो डाउट आपने मेरे को तुरंत ही बताया था, रात में ही बताया था कि हुँ। सर 50 आउट ऑफ 50 इंटरव्यू में आया। बट 50 आउट ऑफ 50 इज़ नॉट जस्ट अ जोक, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी का भी आ ही जाता है। कुछ स्पेशल प्रिपरेशन था या कुछ और था? व्हाट यू वुड लाइक टू टेल मी कि भई वहाँ पे इस तरह के और कुछ क्वेश्चन्स ऐसे जो ट्रिकी टाइप के कुछ क्वेश्चन्स थे जो फँसे और उसका आपने समझदारी से जवाब दिया जिसके कारण ये 50 आउट ऑफ 50 हमें देखने को मिल रहा है, संदीप? हाँ जी। तो सर इंटरव्यू का ऐसा रहा कि पूरा लाइफ एक्सपीरियंस ही इसमें इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर कर जाता है। राइट। तो मैंने बताया कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में एमबीए रहा है। तो एमबीए में हुँ, हमारे सॉफ्ट स्किल सेशंस तो कंटिन्यूअसली चलते रहते थे। तो वहाँ पे हाउ राइट, टू इंटरैक्ट विद द पैनलिस्ट जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको वहाँ कैसे बैठना है, तो वो तो बेसिक एटिकेट्स जो थे वो साथ-साथ वहीं पे ऑलमोस्ट ये जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। अगर आपका उस तरीके का एकेडमिक्स में नहीं रहा है, सॉफ्ट स्किल सेशंस नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली यू कैन अवेल मैनी कोर्सेज़ देयर आर ऑनलाइन आल्सो जहाँ पे आप जो है आराम से इंटरव्यू के कोर्सेज़ जो है कैसे आपको एटिकेट्स बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, हाउ टू वेट फॉर द क्वेश्चन टू बी कंप्लीटेड एंड देन टेक 2 टू 3 सेकंड गैप एंड देन टू रिप्लाई देयर आंसर्स। तो ये राइट, जो है ये बेसिक्स जो है आपको विद प्रैक्टिस आती है या अदरवाइज़ आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हो। खुद के राइट। एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हो, नहीं तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करके वाया वीडियोज़ या कुछ आप सीख सकते हो। तो बैकग्राउंड ही ऐसा था कि हाँ, लोगों से इंटरैक्शन में कभी मेरे को वो हिचकिचाहट से दूर हो चुकी थी एमबीए के टाइम पे और उसके बाद भी। तो वो हुँ, नहीं था। अब रही बात एसबीआई पीओ के इंटरव्यू की, तो वहाँ पे जब एंटर किया था तो मैंने एक गलती भी की थी, जो मेरे को अभी भी याद है। उस टाइम आफ्टरनून हो चुका था ऑलमोस्ट और मेरे दिमाग में गुड मॉर्निंग चल रहा था, तो सबसे पहले मैंने उनको गुड मॉर्निंग ही बोल दिया था। तो मैं ओके। ये बताऊँगा कि कोई क्वेश्चन अगर आप कोई चीज़ आप गलती कर देते हो, तो वो आपके नंबर नहीं काटते उस चीज़ में। हुँ, मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया, लेकिन मैंने जाते ही गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग उसको क्या कहते हैं ग्रीट किया। तो हुँ, वो हँसते हुए बोले कि अभी मॉर्निंग चल रहा है, तो मैंने बोला नहीं, नहीं सर इट्स आफ्टरनून सॉरी टू मैंने सॉरी कि अभी बोल दिया। तो बोलते हैं आप कितने बजे से आए हो? मैं सर मैं 10:30 से आया हूँ। बोलता तभी आपके दिमाग में मॉर्निंग चल रहा है बिकॉज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाता है। सो ये छोटी-मोटी गलतियाँ वो नज़रअंदाज कर देते हैं बिकॉज़ राइट। उनको पता है कि एवरी स्टूडेंट इज़ नर्वस राइट नाउ। हुँ, 5 लोग सामने बैठे हुए देख के वो भी इतने एक्सपीरियंस्ड लोग, तो कोई ना कोई आपसे गलती हो ही जाएगी। 100%। तो उसके बाद ये था कि दे वर वेरी फ्रेंडली, मेरे पैनलिस्ट बहुत अच्छे थे। आई मीन उन्होंने सबसे पहले पूछा कि उन्होंने सीधा मेरे से पूछा कि संदीप आपने एमबीए किया है, तो आप एमबीए जो है किस फील्ड से करके आए हो? तो मैंने बोला सर मैंने इंटरनेशनल बिज़नेस में मेरा जो है कोर्स रहा था। तो उन्होंने फ्रेंडली होके पूछा यार देख मेरे को तो इंटरनेशनल बिज़नेस कुछ पता ही नहीं है, हम में से हुँ, किसी को नहीं पता है। तो हुँ, हमें एज़ अ लेमन लैंग्वेज में समझा दे कि ये डिफरेंट क्या है, कैसे है दूसरे एमबीए से। तो मैंने 3-4 जो मेरे बेसिक जो सब्जेक्ट्स थे, जो एमबीए में नॉर्मल एमबीए से डिफरेंशिएट करते थे इंटरनेशनल बिज़नेस को, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट हो गया, फिर राइट। उसके बाद ग्लोबल एचआरएम हो गया। तो ये हुँ, मैंने उनको समझाए थे, तो दे वर रियली हैप्पी कि चलो तेरे को अपने कोर्स का तो एटलीस्ट पता है। मैं ये बताऊँगा कि हाँ, अगर आप मेरे को 2 चीज़ों में मैं बताऊँगा कि मेरा उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस में मेरे को पूछा, जैसे एक मैडम थे उन्होंने पूछा आपने लाइफ इंश्योरेंस में वर्क किया है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया में अभी लाइफ इंश्योरेंस कितना पेनिट्रेशन है मार्केट में? हुँ, जैसे कि मैंने बताया कि अभी इंडिया का मार्केट जो है बहुत ओपन है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अभी ऑलमोस्ट रूरल एरिया का देखा जाए तो 90% से ज़्यादा आपको मिल जाएगा मार्केट जो इंश्योर्ड नहीं है लोग। इंश्योर्ड हुँ, है भी हैं तो वो बहुत कम इंश्योर्ड है। तो राइट, ये राइट। मतलब ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। वो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस आपके एजुकेशन बैकग्राउंड और आपके बायोडाटा से हमेशा डिफर होंगे। मेरा बायोडाटा और मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि उन्होंने मेरे को क्वेश्चंस उससे पूछे, मेरे एजुकेशन के ऊपर पूछे और मेरे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे।
तो एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा इसमें बीच में मेरा सब सही चल रहा था। एक स्टार्टिंग में एक गड़बड़ थी, वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाली। बीच में एक गड़बड़ हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टडी किया है। तो जो लेफ्ट साइड में एक सर थे, उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो मैंने समझा दिया उनको। उनका एक क्वेश्चन था कि हु इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट या हु इज द ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर राइट नाउ। तो ओके। मेरे को पीयूष गोयल सर हैं, जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं। बट मेरे को उस टाइम याद नहीं आया, बट इसका मैंने ऑल्टरनेट आंसर दिया था उनको कि सर आई नो द name of the person I cannot recall right now, but one thing is sure that person handles 3 ministries right now. ओके। और वो सही था। पीयूष गोयल जो राइट, है वो राइट। 3 मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको नाम या, मेरे को सर नाम याद नहीं आ रहा, बट मेरे को इतना पता है ही वॉचेस 3 मिनिस्ट्रीज राइट नाउ। बोला ओके दैट्स अ गुड इनफ आंसर। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। तो अगर आपको ऑल्टरनेट आंसर पता है तभी दीजिए। जैसे मेरे को पूरी श्योरिटी थी, नाम याद नहीं आ रहा था, बट मेरे को श्योरिटी थी कि ये जो बंदा है ये 3 मिनिस्ट्रीज देखता है। हम्म। तो उस तरह से मैंने उनको आंसर किया था। रेस्ट उन्होंने मेरे को फैमिली बैकग्राउंड में पूछा, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू। तो मेरा इसी में ही जो था ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा ही था पूरा। तो एक फ्रेंडली काइंड ऑफ जो था मेरा पूरा इंटरव्यू ऐसा रहा था। ओके, ओके। दैट्स इट सर। फाइन। सो मतलब जो देख सकते हैं हमें, दो चीजें मुझे अच्छी लगी इसमें से। एक तो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट, अगर अभी मैं और संदीप जी भी इंटरव्यू कर रहे हैं और आप लोग जो देख रहे हैं, अगर आपने ये चीज नोटिस की जो उन्होंने बताया, एक्चुअली इज फॉलोइंग दैट एज वेल, कि अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के खत्म होने के 1-2 सेकंड का गैप लेके फिर उसके बाद, ये चीजें ऑब्जर्वेशन होती है। एंड इन योर लाइफ इफ समथिंग मैटर्स, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर आप रखते हो ना, तो आप लाइफ के बहुत सारी चीजें सीख पाते हो। एंड सेकेंड थिंग जो इन्होंने बताया, कि ऑब्जर्वेशन तो अपनी जगह है, बट अगर आप इंटरव्यू में कहीं फंस जाते हो, इफ यू आर अनअवेयर, या आपका हो जाता है यार इंटरव्यू में इतने लोगों के बीच में, हमें नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं, वो क्या था, बट इफ यू हैव दैट ऑल्टरनेट आंसर, तो डेफिनेटली वो जरूर आपको बताना चाहिए। तो दैट ऑल्सो गिव्स यू फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था 50 आउट ऑफ 50। काफी स्टूडेंट जो है वो इसके लिए इंतजार कर रहे थे कि कैसे आपने किया। तो एक बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया संदीप। तो वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बचे, बट डेफिनेटली मैं आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जानना चाहूंगा। कभी ऐसा हुआ कि आपको लो फील हुआ हो, या ऐसा कोई जो जहाँ पे आपको लगा कि अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो हाउ कुड यू डील विद दैट सिचुएशन, या हाउ आर यू एबल टू डील विद दैट सिचुएशन, और किस तरह के हर्डल्स आपने फेस किए अपने प्रिपरेशन के दौरान, अगर आपने कुछ किया तो प्लीज डू लेट अस नो दैट एज वेल। या तो सर हर्डल्स जो मैंने लो और कॉन्फिडेंस जो लो जो हो जाता है और बहुत से हर्डल्स जो हो जाते हैं, तो हाँ बीच में थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही चीज होती थी कि जब मैंने विल टेक दिस क्वेश्चन वंस अगेन। ओके, ओके ओके एक्चुअली कुछ स्क्रीन पे आ गया था। ओके कट कर देना, कट। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या ऐसा कभी टाइम रहा है, वाज देयर एनी टाइम वेयर यू वर फीलिंग लो और स्ट्रेस्ड? ओके, या ऐसा कुछ, देयर वर एनी हर्डल्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन दैट यू माइट हैव फेस्ड? अगर ऐसे कुछ रहे हो तो डू लेट अस नो दैट एज वेल। यस सर। तो यस सर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसे हर्डल्स थे शुरू शुरू में ही, जैसा कि मैं बता रहा था कि जब शुरू में तो एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट जब शुरू करी, और जब मैंने बताया कि शुरू में मैं कुछ ही मॉक्स देता था, बहुत कम, बट ऑब्वियसली बात है अभी शुरू में मॉक्स दे भी रहा हूँ तो उसका स्कोर इतना हाई नहीं जाता था। 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हमेशा होते थे। तो वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लो क्रिएट करता था कि यार अभी, मतलब माइंड में ऐसा रहता है कि माइंड में हमेशा में ऐसा रहता है कि जैसे हमने कोई कोर्स प्रिवेल कर लिया, तो कोर्स प्रिवेल करते टाइम लोगों को लगता है कि हाँ, बस हो गया। मेरे को भी ऐसा था कि हाँ, अब तो कोर्स प्रिवेल कर लिया, अब तो हो जाएगा। तो बट ये नहीं है कि एकदम 1 हफ्ते में ही हो जाएगा या 2 हफ्ते में ही हो राइट, जाएगा। राइट। तो 2 हफ्ते के बाद भी जब मॉक्स देने के बाद भी स्कोर में चेंज नहीं हो रहा है, तो माइंड में थोड़ा डाउट आ जाता है कि यार कोर्स भी प्रिवेल कर लिया, शुरुआत भी कर दिया, बट स्टिल कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है स्कोर में। तो ये सेल्फ डाउट हमेशा आएगा, और मेरे को भी आया था ऐसा सेल्फ डाउट। तो बट मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने सोचा कि चलो नहीं, अभी दोबारा देखते हैं, 2 हफ्ते बाद और देखते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो अभी टाइम, क्योंकि 3 मंथ्स का था अभी मेरे पास, 3 टू 4 मंथ्स का प्रिपरेशन का था। तो हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता जब थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट शुरू हुआ, और जब मेरे को दोबारा से मैंने पुराने नोट्स अपने क्या कहते हैं देखना शुरू किया, और मेरे को लगा कि हाँ यार, ये तो मेरे को आते हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गया। और एट द एंड मेरे को लगा कि नहीं, अब जो है मैं अच्छे से आफ्टर 2 मंथ्स जब मेरा स्कोर अच्छा होना शुरू हुआ मॉक्स में, और मेरे को जो पता लगी सारे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो हाँ, बीच में लो टाइम आया था, बट उसको टैकल करने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप, लो टाइम तो आता ही है, कॉन्फिडेंस लो तो होगा ही, डाउन होगा ही, बट अगर आप वहीं पे छोड़ के हिम्मत हार जाओगे, तो फिर तो प्रिपरेशन का जो आपने
शुरुआत करी है वो फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूअस रखनी है उसको। यस सर। डेफिनेटली मतलब अगर आपने जो एम ठाना था, उस एम को ही एक बार याद कर लो तो शायद वो सिचुएशन वैसे में अपने आप ही डील हो हो जाती जाए। है। चलिए बहुत अच्छे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज देयर एनी मोटिवेशन फॉर यू, एनी पर्सन और एनीथिंग जो कि आपको इस गोल की तरफ लेकर आया या इस गोल को अचीव करने में मदद किया हो? एनीवन? या सर सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि जब मैं एमबीए कर रहा था वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है आपको सोशल स्किल्स का जो बहुत डेवलप की जाती है। तो उसके बाद जब मैं जॉब करने गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में तो वहाँ पे बैंक इंश्योरेंस चैनल जैसे मैंने बताया मैं वर्क कर रहा था। तो वहाँ पे हम जो है कस्टमर से बहुत डीलिंग्स करते हैं और मेरे को कस्टमर्स लोगों से बात करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना और उनसे मे बी किसी भी एंगल से उनको हेल्प करने में जो है मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। तो हुँ, सबसे बड़ी चीज़ ये थी मेरे को जब आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने शुरू किया इस वर्क करना इस चीज़ों में, तो एक तो मेरे को बेनिफिट मिल रहा था फाइनेंशियल बैकग्राउंड या एमबीए में मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ा है उसका। प्लस मेरे को दूसरा बेनिफिट ये मिल रहा था कि मैं लोगों से घुल-मिल पा रहा था और लोगों को सजेस्ट कर पा रहा था कि उनके लिए फाइनेंशियली कौन-सी चीज़ सही रहेगी। तो हुँ, ये चीज़ से मेरे को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था कि यार बैंकिंग प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियली आप हेल्प भी कर सकते हो किसी न किसी तरीके से और आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों से आप इंटरैक्ट कर सकते हो। जो कि राइट। दोनों चीज़ें मेरी जो है नॉर्मल जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में करने के लिए उससे काफ़ी अलाइन करती है। तो ये मोटिवेशनल काफ़ी था कि एक पूरा बैंकिंग प्रोफाइल में एंटर करने के लिए मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ थी ये। तो हाँ, मेरे को मेरे जॉब ने प्लस मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड ने प्लस जो मेरा खुद का नेचर है, आपका खुद का नेचर आपको खुद ही डिसाइड करने को बोलता है कि हाँ, आपको इस जगह जाना चाहिए। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों से बातचीत करने में काफ़ी अच्छा बिलीव करता हूँ कि हाँ, लोगों से बात करके उनके बारे में जानना, उनको ऑब्ज़र्व करना, उनको कुछ सजेस्ट आप कर सकते हो तो करना। तो ये चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को इस प्रोफाइल में आने के लिए। ओके, यस सर। एनी स्पेसिफिक पर्सन जैसे आपके पेरेंट्स, टीचर्स में जिन्होंने आपको हाँ। कुछ अलग मोटिवेशन दिया टाइप? तो यस सर मेरे रिलेटिव में एक मेरे रिलेटिव्स ही हैं जो कि बैंकिंग में है। मेरे मदर के सिस्टर कज़न सिस्टर हैं। शी इज़ एन आरबीआई ग्रेड बी उन्होंने क्रैक किया था अभी ओके, 3-4 इयर्स बैक तो उनसे भी काफ़ी बातचीत रहती थी। प्लस मेरे खुद के रिलेशन में एक और एसबीआई में मेरे अंकल हैं, मामा जी जो काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी टाइम से एसबीआई में वर्क कर रहे हैं। तो उनके एंड से भी क्या कहते हैं मैंने थोड़ा बहुत उनसे पूछा कि हाउ इज़ द लाइफ एंड हाउ इज़ द जॉब सिक्योरिटी और वो सब तो रहता ही है। तो उनके एंड से हमेशा ये रहता था कि हाँ, दिस इज़ अ परफेक्ट लाइफ फॉर यू इफ यू वांट टू गो इंटो दैट फील्ड बैंकर्स फील्ड जहाँ पे आप जो है लोगों को इंटरैक्ट करोगे और आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप जो है जुड़े रहोगे चीज़ों से। तो आप इससे राइट। सबसे एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप करंटली एनवायरनमेंट इन द सेंस कि मार्केट और जो भी चीज़ें हैं इस टाइम करंटली इंडिया या किसी भी देश में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ये एक ऐसी जॉब है, ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप इन सब चीज़ों के साथ अवेयर रहते हो हमेशा। तो ये आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करती है, आप काफ़ी चीज़ों के बारे में जानते हो इसके बारे में। तो ये हुँ, ऐसी फ़ील्ड है, ऐसी जॉब है जहाँ पे आप हर चीज़ के साथ अलाइन्ड रहोगे हमेशा। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डू यू एम फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन फ्यूचर? मतलब आगे कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप टारगेट करने का विचार बनाए हैं? सर एज़ सच अभी तो मेरी एज इतनी हो गई है कि मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर भी नहीं हो पाऊँगा। आई एम 29 ओके, राइट नाउ। सो ओके, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो बोलते थे कि व्हाई डोंट यू गो फॉर दी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम। तो राइट। बट फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड डेडिकेटेड 18 मंथ्स टू 2 ईयर प्रिपरेशन हुँ, जस्ट टू गो देयर एंड गिव द एग्ज़ाम्स प्रॉपर्ली। और मेरे माइंड में ऐसा है मैं अभी इतना टाइम अगर ना भी लूँगा ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तो आई विल रीच दैट पॉइंट कि मेरा सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रह जाएगा। 32 इयर्स इज़ द एज लिमिट फॉर द जनरल कैटेगरी। राइट, राइट। तो वो तो रही एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पे जो है प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको जो उनके मेंस एग्ज़ाम होते हैं सिविल सर्विसेज़ के, वहाँ पे यू हैव टू राइट योर आंसर्स। आपको हैंड रिटन आंसर्स लिखने होते हैं और मैं हुँ, ज़्यादा लिख नहीं सकता मेरे को लिखने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से मेरी हैंडराइटिंग तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो हुँ, वो चीज़ें हैं जो मेरे को पर्सनली लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं और उनको चैलेंजेस की किसी भी एग्ज़ाम को किसी भी चैलेंज को लेने से पहले उसके बेसिकली क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, वो आपको अपने साथ अलाइन करने हैं कि आप उनको क्लियर कर सकते हो कि नहीं। तो मेरे को पता है कि सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम में जो हर्डल्स आएँगे आगे, वो अभी जो है मेरे लिए और प्लस मेरे नेचर के साथ मैच नहीं करेंगे। तो हाँ, अभी ये जो है एज़ सच कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का मैंने सोचा भी नहीं है और ना ही आई थिंक मैं दूँगा अभी आगे। चलो वाइज़ डिसीजन है। मतलब व्हाट यू हैव अचीव्ड आपका पहले से एम था, वही आप आगे ले भी जा रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड।
ठीक है, सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज डेफिनेटली एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू आस्क, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? भाई काफी सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ये सेशन देख रहे हैं, तो उनको कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, तो डू लेट अस नो दैट एज वेल. यस सर. सर सबसे बड़ी एडवाइस तो यही है कि हर किसी को अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज जो है वो खुद ही बनानी पड़ेंगी. आप बाकी लोगों से मोटिवेट हो सकते हो या उनकी स्ट्रेटजीज को अडेप्ट कर सकते हो, बट वो स्ट्रेटजीज आपके खुद के नेचर के साथ, आपकी खुद की लाइफस्टाइल के साथ मैच करेंगी कि नहीं, वो सबसे बड़ा जो है डिस्कशन मैटर रहेगा. तो आपको खुद की स्ट्रेटजीज खुद ही डिवाइस करनी पड़ेंगी. आप मेरी स्ट्रेटजीज को अपना सकते हो नो डाउट, बट वो आपको हेल्प करेगी कि नहीं, वो वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सबसे बड़ी चीज़ और इसके बाद ये रहती है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है लो होता है, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिकॉज़ टाइम की ही हर चीज़ आएगी. अगर आप सोचते हो कि आज ही मैं बैठूँगा और 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैं क्रैक कर लूँगा, तो वो आई डोंट थिंक सबके लिए पॉसिबल होगा. वो कहते हैं हर किसी के लिए नहीं हो पाता है पॉसिबल. आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. मैंने भी जब एग्ज़ाम देने से पहले 4 टू 5 मंथ्स का पूरा टाइम इन्वेस्ट करके आहिस्ता-आहिस्ता जो है थोड़ा-सा इंक्रीज़ किया. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम नहीं क्रैक कर पाते हैं, वो सेकंड ईयर में क्रैक कर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है. मेरे लिए भी मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था एग्जाम देने का, बट मैं इससे अवेयर था इन टाइप ऑफ क्वेश्चन से, बिकॉज मैंने बीटेक के बाद, बिकॉज मेरे को एमबीए करना था, तो मैंने कैट की प्रिपरेशन इससे पहले कर रखी थी. तो मेरे को, बट उससे उस टाइम मेरे से कैट क्रैक नहीं हुआ, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट टाइम था. बट मैं एक सिलेबस से यूज टू हो गया कि हाँ, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन जैसे होते हैं, तो उससे यूज टू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एमबीए में भी हमारा एप्टीट्यूड होता है. तो वहां पे करने के बाद, तो वहां का पूरा एक्सपीरियंस जो टाइम देखो आप, तो 2-3 इयर्स का टाइम वहां मैंने लगाया. अगर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन में 2-3 इयर्स लगाया, तो वहां की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मेरे को बैंकिंग में हेल्प करी है. तो राइट. अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम बैठ रहा है सर आफ्टर बैचलर्स के बाद, तो सिर्फ 1 ईयर में अगर आपका नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए एलिजिबल या इसके लिए आप तैयार नहीं हो. वो टाइमली ही आपको हर चीज़ आएगी. मेरा सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप टाइम इन्वेस्ट करो, कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली आपका जनरेट हो जाएगा इसमें. राइट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने. तो व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तो शायद यहीं से मिला होगा, बट जैसे कि संदीप ने कहा भी, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन. तो वो ज़रूरी होता है. डेफिनिटली वी कैन गैदर ऑल दीज़ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ व्हिच आर नाउअडेज़ अवेलेबल क्वाइट ईज़िली, बट स्टिल अपने अंदर वो रखो, वो जज़्बा होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए. वो है तो हर मुश्किल जो है आसान हो जाती है. तो यहीं पे सेशन को मैं कंक्लूड करूंगा. इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू संदीप. इनफैक्ट काफी पॉजिटिव वाइब्स सी आ रही थी आपसे बात करके, और पता चलता है पूरे इंटरव्यू में कि मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था आपका, क्यों इंटरव्यू में 50 आउट ऑफ 50 था, वो यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे से एविडेंट मतलब रहा. काफी अच्छे से दिखा कि कैसे आपने वो 50 आउट ऑफ 50 अचीव किया होगा. क्योंकि बिल्कुल एक पॉइंट भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे थोड़ा अप्स एंड डाउन या कुछ भी ऐसा हो. तो दैट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू. तो दैट्स ग्रेट. बाकी सभी व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, आप सब भी डेफिनेटली अपनी जो भी विशेष है वो संदीप के लिए यहाँ पे छोड़ ही सकते हैं. एंड वी ऑल फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक फैमिली एंड फ्रॉम संदीप साइड एज वेल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल. आप लोग भी इस सेशन के थ्रू कुछ अगर गेन करते हैं तो डेफिनेटली लेट अस नो. और बाकी जो है खुद से वो जो है कह सकते हैं जो एक अचीव करना है कि आज मैं संदीप का इंटरव्यू कर रहा हूँ, कहीं आपके में भी होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद सर यही हो लेकिन मैं इधर साइड में बैठा हूँ, और मजा आएगा. मतलब उस चीज का बिल्कुल आपके अंदर भी होना चाहिए. तो थैंक यू संदीप फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम फॉर द सेम. तो थैंक यू वेरी मच सर. जी, तो यहीं पे सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एज वेल, और सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करो. इफ यू फील दैट पॉजिटिविटी तो डू शेयर इट विद देम एज वेल, सो दैट कोई आपके फ्रेंड्स भी है जो कहीं अगर इसी तरह से कहीं नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो उनको भी वो पॉजिटिविटी जरूर मिले. शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग.